रोज रोज नहीं आऊंगा, एक दिन मुझे आप पैसा वो दे दो, मैं अपना वो चीज़ तैयार कर लूंगा, उसके बाद मैं अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगा। मैं अभी आपको एग्जांपल भी दूंगा। दूसरा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो है जो मुझे रोज के खर्चे चाहिए, जो रोज के खर्चे मेरे लगते हैं उसके लिए भी मुझे पैसा चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, मैं बैंक के पास गया, बैंक का पहला क्वेश्चन, भाई क्या चाहिए? हमने कहा लोन चाहिए। पहला क्वेश्चन वो बोलेगा अकाउंट है? हमने कहा हाँ सर, प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट खोल दिया है, आपके बैंक में नहीं है लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में है। बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्वेश्चन उसका होगा भाई कितना पैसा चाहिए? हमने कहा 10 लाख रुपए। उसका अगला क्वेश्चन हुआ टर्म लोन कितना चाहिए? हमने कहा सर 6 लाख टर्म लोन दे दो, 4 लाख वर्किंग कैपिटल दे दो। अब बैंक के मैनेजर की थोड़ी सी बत्ती जलती है, माफ कीजिएगा अगर यहाँ पे कोई बैंक में है, माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन इतना जैसा ही आपने कहा, बैंक वाले ने 50% क्लियर कर दिया आपके लोन प्रपोजल को कि आदमी को मालूम है, लेकिन वो इतने से मानने वाला नहीं है। उसके बाद वो फिर क्वेश्चन पूछेगा। अब मैंने आपको एग्जांपल टर्म लोन वर्किंग कैपिटल दिखाया, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछेगा मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जैसे ही आपने बोला टर्म लोन 6 लाख और वर्किंग कैपिटल 4 लाख, उसके दिमाग में ये बात चली गई कि अच्छा, ये अपने बिजनेस के लिए एक बार वाला पैसा 6 लाख मांग रहा है और 6 लाख का ये क्या करेगा, अब वो हमसे आगे पूछेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सपोज करो मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है। अब रेस्टोरेंट खोलने के लिए क्या है, हो सकता है मैं किराए पे भी लेके खोल सकता हूँ और हो सकता है मैं एक रेस्टोरेंट बनाऊँ भी। तो रेस्टोरेंट बनाने के लिए मुझे जो पैसा चाहिए 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी चाहिए, जितना बड़ा बना रहे हो, वो पैसा 10 लाख रुपए मुझे मालूम होगा अपना रेस्टोरेंट बनाने के लिए चाहिए, तो वो 10 लाख रुपए क्या है, वो टर्म लोन है। उसके बाद मैंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो टेबल भी लगाओगे, कुर्सी भी लगाओगे, पंखे भी लगाओगे, लाइट भी लगाओगे। ये एक ही बार लगाओगे, रोज रोज तो लगाओगे नहीं। वो पैसा क्या है, टर्म लोन। तो मान लीजिए 5 लाख रुपए मेरा होटल बनाने में लग गया, 2 लाख रुपए मेरा टेबल कुर्सी मशीन खरीदने में लग गया। उसके बाद रेस्टोरेंट में क्या भाई, कॉफ़ी की मशीन, इसकी मशीन, उसकी मशीन, जो भी मशीन आपने खरीदनी थी वो उसके लिए भी पैसा चाहिए। मान लो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए लग गया। तो आपने जो फर्नीचर खरीदना था, फिक्सर मतलब बिजली का कनेक्शन, एसी, ये सब तो एक ही बार करोगे। मान लो आपने बैंक मैनेजर को कहा कि साहब इन सब काम में मेरा 10 लाख रुपए लगेगा, तो बैंक मैनेजर क्या करेगा, 10 लाख रुपए आपको एक बार में ही दे देगा कि भाई ये लो 10 लाख रुपए और ये रेस्टोरेंट बन के तैयार करो। अब आपको 10 लाख रुपए मिल गए। अब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर लिया, अपनी बिल्डिंग बना ली या शॉप या होटल का जो बनाना था बना लिया, एसी लगाने थे, ट्यूबलाइट लगानी थी, पंखे लगाने थे, जो भी आपने उसको फर्निश करना था कर लिया। उसके बाद आपको जो भी मशीनरी चाहिए थी रेस्टोरेंट से रिलेटेड की, फ्रिज चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, ये चाहिए, जनरेटर चाहिए, आपने वो खरीद लिया। अब आपका पूरा रेस्टोरेंट फर्स्ट क्लास बन के तैयार हो गया। लेकिन रेस्टोरेंट पे करोगे क्या, कस्टमर आएगा, आप उसके लिए ही तो कर रहे हो। अब उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? 10 लाख तो आपने मांग लिया कि भैया ये टर्म लोन बैंक से कहा। अब जो डे टू डे वर्किंग है उसके लिए जो पैसा चाहिए, देखिए मैं बैंक मैनेजर जब भी आपसे पूछता है वो यही जानना चाहता है कि भाई अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए एक बार में कितना पैसा चाहिए, जो मुझे तुम 1 साल के बाद, वो 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 7 साल हो सकता है, 9 साल हो सकता है, वो इंस्टॉलमेंट में हर महीने या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में तुम मुझे वापस करते रहोगे अपना बिजनेस करने के बाद। वर्किंग कैपिटल जैसे ही आपने पता उसको 4 लाख रुपए, वो समझ जाता है कि अच्छा ये इसलिए मांग रहा है। किस लिए आप वर्किंग कैपिटल मांगोगे? अब आप मान लो अगर दुकान आपने किराए पे ली है, 50,000 रुपये महीना आप किराए हर महीने दोगे। अब हर महीने आपको किराया देना है, वो पैसा कहाँ से आएगा? बैंक से मांगोगे। 4 आपने लेबर रखे, मान लो 2 आपने शेफ रखे, 2 सर्विंग करने वाले रखे, एक मैनेजर रखे, उनको हर महीने आपको सैलरी देनी है, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो भी आपने जोड़ा। बिजली का बिल हर महीने आएगा, टेलीफोन का बिल हर महीने आएगा, रिपेयर मेंटेनेंस हर महीने होगी, मार्केटिंग की टीम बाजार में जा रही है उसमें भी खर्चा होगा। मतलब हर महीने आपके बिजनेस में या रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे, दाल रेस्टोरेंट है तो दाल चावल कॉफ़ी यही सब लाओगे, चाय की पत्ती,
तो हर महीने अपनी सेल को देखते हुए आप एस्टिमेट निकालते हो कि हर महीने हमको कितना खर्चा लगा। मान लो वो 4 लाख रुपए आया कि भैया इतना रॉ मटेरियल खरीदेंगे, इतना का दाल चावल खरीदेंगे, इतना हमको अपनी सैलरी, मेरी सैलरी और जो हम स्टाफ हायर करेंगे उसमें देना है, इतना मेरा बिजली का बिल आएगा, इतना टेलीफोन का बिल आएगा, इतना मार्केटिंग पे खर्च करेंगे और ये पैसा मुझको हर महीने चाहिए। और इसी दोनों पैसे को जोड़ के जो हम कहते हैं बैंक लोन। अब आपको मालूम है, आपको कोई भी काम करना हो, आपने क्या किया भाई, टर्म लोन निकाला, अपना वर्किंग कैपिटल निकाला, दोनों को जोड़ दिया, बैंक मैनेजर के पास गए कि 10 लाख रुपए चाहिए, 6 लाख टर्म लोन चाहिए, 4 लाख वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब आपके मैनेजर ने पूछा कितना चाहिए, आपने बड़ी कॉन्फिडेंटली बताया 6 लाख टर्म लोन चाहिए, 4 लाख वर्किंग कैपिटल चाहिए। मैनेजर भी खुश, 70% आपका प्रपोजल सैंक्शन, अभी 30% नहीं हुआ है। उसके बाद भी मैनेजर इतने में मानने वाला नहीं। क्यों नहीं मानने वाला है, और उसको मानना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं मानने वाला? क्योंकि जो बैंक में पैसा रखा है किसका है, वो हम सभी का है। और अगर मान लो आपको मैंने पैसा दिया और आपने कहा कि ठीक है सर मुझे पैसा दे दो, मैं बिजनेस करूंगा, अगले महीने से मैं इतना इतना रिपे करूंगा, और कल को मेरी एफडी मैच्योर हुई, मैं लेने के गया और मैंने कहा भाई पैसा दे दो, बोले नहीं सर अभी नहीं दे सकते, आपका पैसा तो उस बिजनेसमैन को मैंने दिया हुआ है और वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, वो पैसा वापस नहीं कर रहे, तो जब वो वापस करेंगे तब आना। ऐसा नहीं होता। तो अभी उसने 70% ही लोन दिया, आपको सैंक्शन किया। अब जैसे ही उसका तीसरा क्वेश्चन बैंक मैनेजर का क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है भाई आपने 6 लाख टर्म लोन मांगा, आपने 4 लाख वर्किंग कैपिटल मांगा, ठीक है, अब मुझे आगे ये बताओ कि ये 6 लाख रुपए क्यों है, क्यों नहीं 5.5 लाख है, क्यों नहीं 6.5 लाख है, क्यों 6 लाख आपने मांगा? और जैसे ही उसने ये कहा कि भाई 6 लाख आपने क्यों मांगा, आपने उसके सामने 4 टेबल निकाली और बनाई और रख दी कि देखो सर बिल्डिंग बनाएंगे 2 लाख रुपए लगेगा, मशीन लगाएंगे खरीदनी है 1 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए लगेगा, फर्नीचर फिक्सर टेबल कुर्सी एसी ट्यूबलाइट ये लगाएंगे 1 लाख इसमें लगेगा। जैसे ही आपने उसके सामने ये 3 चीजें दिखाई, बिल्कुल सेटिस्फाइड कि ठीक है 6 लाख का हिसाब दे दिया मैंने। फिर पूछा उसने भाई वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए तुम्हें? बोला कि सर देखो वर्किंग कैपिटल इसलिए चाहिए कि इसमें 2 बैले रख रहे हैं, 2 ये रख रहे हैं, इनको इतनी सैलरी देंगे, मेरी सैलरी भी इतनी होगी, इतना जो है बिजली का बिल एक्सपेक्टेड आएगा, इतना मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, क्योंकि जो मैंने बिजनेस शुरू करने के पहले एक एस्टिमेट निकाला है कि मेरी इस रेस्टोरेंट में हर महीने 5 लाख की सेल होगी, 5 लाख की सेल करने के लिए मुझे इतने कस्टमर चाहिए, इतने कस्टमर के लिए मुझे इतना दाल चावल ये सब लागत लाना पड़ेगा रॉ मटेरियल, जो मुझे अपना स्टॉक कम से कम 1 महीने के लिए रखना है। जैसे ही बिलीव मी फ्रेंड, जैसे ही आपने अगर इतना जवाब भी दे दिया, बाकी तो बहुत कुछ है लेकिन बैंक को उससे मतलब नहीं है, वो खुद करता है, इतना अगर आपने जवाब दे दिया तो आपके प्रपोजल को कभी भी कोई भी रिजेक्ट कर नहीं सकता। ये मैं आज आपको यहाँ से दावा करता हूँ। अगर इतना बताने के बावजूद भी आप कभी भी बैंक जाते हो और आपका प्रपोजल कोई रिजेक्ट कर जाता है, तो आप सीधे निस्बत में, या तो मैं हूं जब तक पीके अरोरा, मैं भी आपको मोबाइल नंबर भी दूंगा, ईमेल आईडी भी दूंगा, या निस्बत में आप किसी को भी अप्रोच करोगे, वो उनके चेयरमैन से, उस बैंक के मैनेजर से तक से बात हम कर सकते हैं। लेकिन इतनी बेसिक चीजें तो कम से कम आपको मालूम होनी ही चाहिए। दूसरी चीज फ्रेंड्स, जो आपको शायद नहीं मालूम होती है, जब भी आपको लगता है आपके अंदर बहुत हुनर है, अभी हमारी जेएस बैंक भी आई थी, स्टॉल घूम रही थी, कहती इतने अच्छे प्रोडक्ट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, हमको ये नहीं मालूम कि हम एंटरप्रेन्योर कैसे बने, हम बिजनेस करें तो कैसे करें, बैंक से लोन ले तो ले कैसे। तो बैंकिंग मैंने अभी आपको बताई कि जब भी आपको करना है, आपको एक कोई लीगल एंटिटी सेलेक्ट करनी है। सारी लीगल एंटिटी पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन अगर आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है या जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटी है प्रोप्राइटरशिप, बैंक में गए अकाउंट खोलें, जिसके लिए कोई पेपर रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पैन कार्ड आपका बनवाना ही पड़ेगा। और अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो हमारे कोऑर्डिनेटर 3 महीने, अभी 3 दिन आपके साथ में है, वो आपको अप्रोच करेंगे, आप अपना पैन कार्ड बनाओ, आधार उद्यमिता में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आधार उद्यमिता में रजिस्ट्रेशन कराओ, और इसके बाद आप बैंक जाओ। जो मैंने कहा है
आप सिर्फ उतना बता के देखो, आपका प्रपोजल सैंक्शन हो। अब इसके बाद तीसरी चीज जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है वो मालूम ये होनी चाहिए कि जनरली हमारे पास हुनर बहुत है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे बना रहे, सब कुछ है, मैंने जाके बैंक में अकाउंट भी खोल दिया, बैंक का मैनेजर लोन सैंक्शन करने को भी तैयार है, लेकिन बैंक के मैनेजर ने कह दिया आपको कोलेटरल सिक्योरिटी है क्या। अब आपको लगता है मेरे पास तो कोई घर है नहीं, मेरे पास तो जमीन है नहीं, मेरी तो गारंटी लेने वाला कोई है नहीं। तो 90% हम लोग की ये ऑब्जर्वेशन है कि 90% तो सिर्फ ये सोच के बैंक नहीं जाते, अपने काम को बढ़ा सकते हैं, हाथ में हुनर है, सेल उनकी अच्छी है, लेकिन पैसा नहीं है, और पैसा लेने के लिए वो बैंक इसलिए नहीं जाते कि जब भी बैंक जाएंगे पहले से सोच के वो बैठे हुए हैं कि जब भी बैंक जाएंगे बैंक क्या कहेगा, कोलेटरल सिक्योरिटी लेके आओ। तो फ्रेंड्स, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या गाइडलाइन है इसमें। जब आपको मालूम रहेगा तभी आप बैंक मैनेजर को कह पाओगे, और जब आप बैंक मैनेजर को कहोगे तो उसको ये पता लगेगा कि भाई ये तो प्रोग्रेसिव आदमी है, इसको मालूम है, इससे बहस नहीं की जा सकती। अगर बहस करने की कोशिश की तो वो कंप्लेन करेगा। कहाँ कंप्लेन करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपने क्या किया, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो आपको ये मालूम, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारा जो गवर्नमेंट का नियम है इस चीज में, वो ये है कि यदि 10 लाख रुपए तक आपकी रिक्वायरमेंट है या 10 लाख रुपए तक आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको बैंक कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। कोलेटरल सिक्योरिटी में मकान गिरवी रखना, जमीन गिरवी रखना, गारंटी लेके लाओ, ये किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा, बैंक का सर्कुलर, जो आरबीआई का सर्कुलर, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सर्कुलर, वो इस तरह से है कि इवन इफ यू हैव एंड यू वांट टू गिव टू द बैंक विल नॉट एक्सेप्ट इट। बैंक के लिए यहाँ तक इंस्ट्रक्शन है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। मैं बैंक मैनेजर हूँ, आप आए, मुझे मेरे मन में शक है कि पता नहीं बैंक का पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा। मैंने आपको बोला भाई कोलेटरल लेके आओ, आपके पास है तो आपने दे दी, आपके पास नहीं है तो आप आंख बंद करके वापस चले गए कि चलो भाई ठीक है, इसी में बिजनेस करते हैं, या फिर जाके साहूकार से लेते हो। नहीं फ्रेंड्स, 10 लाख रुपए तक किसी भी कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने आपको क्या सुविधा दी है, एटलीस्ट इस्तेमाल करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो मालूम होना चाहिए ना। आप एक अच्छे नागरिक के लिए ये मालूम होना बहुत जरूरी है। अब 10 लाख रुपए से ऊपर मेरा बिजनेस है तो क्या बैंक को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी? नहीं फ्रेंड्स, है अब दीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, मैं सक्षम हूँ, मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी है, बैंक मांगता है, आप दीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि भाई 10 लाख के ऊपर सिक्योरिटी देनी है। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हाथ में बहुत हुनर है, मेरी बहुत सेल हो रही है, अगर मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ा दूँ तो मैं किस चीज लेवल तक जा सकता हूँ। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई यदि 10 लाख रुपए से ऊपर और 5 करोड़ रुपए के नीचे, ये छोटा अमाउंट नहीं है फ्रेंड्स, एटलीस्ट हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और मुझे नहीं लगता कि हम जितने अभी यहाँ बैठे हैं उनको 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ज़रूरत है। अब मुझे सपोज करिए, मुझे मेरे बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, 50 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 40 लाख चाहिए, कोलेटरल नहीं है तो क्या मैं बिजनेस नहीं करूँगा? करूँगा। आपको पहली चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, जब भी आप बैंक में अप्लाई करो, वहाँ पे एक कॉलम होता है, वेदर यू वांट CGT SME क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन गारंटी। आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, ये कौन सी वाला है? फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉरपोरेशन बनाया है जिसका नाम है CGT SME क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। वो किसके लिए है? वो हमारे जैसे ही बड़ी एंटरप्रेन्योर के लिए जिनके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, जब बैंक में आप अप्लाई कर रहे हो आपको सिर्फ वहाँ पे YES लिखना है, यस आई नीड CGT SME क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन गारंटी। इसके अलावा आपका कोई रोल नहीं उसमें।
और जैसे ही आपने बैंक में अपना फॉर्म जमा किया, बैंक क्या करता है, उसने देखा कि अच्छा भाई कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट की गारंटी मांग रहा है, इट मीन्स दैट इज द गवर्नमेंट गारंटी। हर साल गवर्नमेंट ने सीजीटी से भी क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो बनाया है 10,000 करोड़ रुपए हर साल डालता है, सिर्फ इसलिए कि हम जैसे एंटरप्रेन्योर जिनके हाथ में स्किल है, हुनर है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनके पास गवर्नमेंट को बैंक को देने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है और वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनकी गारंटी कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। तो जैसे ही आपने लिखा यस, बैंक क्या करेगा, आपके एप्लीकेशन को सीजीटी से भी क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को भेज देता है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, हमारा ये अनुभव है कि मोर देन 95% केसेस में वहाँ से यस होके ही आता है, अनलेस आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बनाओ कि कहीं गुटखा बना रहे हैं, सुरती बना रहे हैं, सिगरेट बनाएंगे, इस तरह का कोई प्रोडक्ट होगा तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। खाली नुकसान इसमें एक है, जिसके लिए हम लोग ने गवर्नमेंट को बहुत लिखा हुआ है, और हो सकता है आप लोगों की तरफ से जो वहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे किस लिए बैठा पता नहीं। जाए, और गवर्नमेंट सोच भी रही है नुकसान क्या है। जैसे आप यस लिखते हो तो नुकसान क्या है कि सपोज करो अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए या 20 लाख रुपए चाहिए और बैंक में आपने अपनी कोलेटरल सिक्योरिटी दे दी, तो बैंक ने क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा? 10%। लेकिन यदि आपने सीजीटी से भी क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की गारंटी लेनी है, तो बैंक अब कितना चार्ज करेगा? 0.75% से 1.75% ज़्यादा चार्ज करेगा। वो डिपेंड करता है कि कितना आप लोन ले रहे हो, 10 लाख से लोन ले रहे हो कि 5 करोड़ ले रहे हो। तो 0.75 से शुरू होता है, 1.75 तक जाता है। और वो ज़्यादा क्यों चार्ज करता है बैंक? वो ज़्यादा इसलिए चार्ज करता है कि हर साल उस कॉरपोरेशन को वो पैसा एज ए गारंटी फी वो आपको भेजना होता है। और साल के अंत में जो भी आउटस्टैंडिंग आपके अकाउंट में होती है, उसका जो भी फिक्स हुआ, मान लो 1% फिक्स हुआ, तो 1% हर साल आपका जो भी आउटस्टैंडिंग है उससे बैंक काटेगा और उस गवर्नमेंट को देगा। फायदा क्या है? कल को मान लो आप डिफॉल्ट कर गए, किसी भी कारण से आपका बिजनेस नहीं चला, और मैंने 20 लाख रुपए बैंक से लोन लिया हुआ है और गारंटी भी ली हुई है। जैसे ही आपने डिफॉल्ट किया, आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, बैंक क्या करेगा? बैंक उस कॉरपोरेशन को लिखेगा कि आपने गारंटी ली थी, बैंक हमारा बारोवर पैसा नहीं दे पा रहा। इमीडिएटली क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बैंक को वो डिफॉल्टेड अमाउंट भेजता है। तो इसीलिए बैंक एश्योर हो गया, बैंक को गारंटी मिल गई और बैंक आपको तुरंत लोन दे दिया। तो ये आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। इसके ऊपर भी है, 5 से 10 करोड़ के लिए भी है, लेकिन उसके लिए फिर आपको स्टार्टअप कंपनी को रजिस्टर कराना होगा। हम वहाँ पे अभी डिटेल पे नहीं जाते। तो फ्रेंड्स, अपने मन में आप ये बना लीजिए कि आपके पास जो जिस भी क्वालिटी का हुनर है, अगर आपको बैंक से कोई भी वित्तीय सहायता चाहिए या गवर्नमेंट से कोई वित्तीय सहायता चाहिए, तो रुकने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और, सबसे पहली चीज़, सपोज करो आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, आपको अपनी डिज़ाइन में कुछ चेंज चाहिए, या आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, या कोई चीज़ आप बना रहे हो जिसमें कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये मैं इसको कैसे बनाऊँ, उसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट का सपोर्ट इकोसिस्टम है। क्या सपोर्ट इकोसिस्टम है? ऑलमोस्ट हर जिले में इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, डिजाइन एंड इनोवेशन सेंटर्स हैं। सरकारी जो है उसको हम क्या कहते हैं? अटल इनोवेशन सेंटर। जितने भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक IBM, विप्रो, TCS, उनके अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। इसके अलावा जो आपसे रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं या जो आपसे रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके अपने इंक्यूबेशन सेंटर हैं। आप उनमें से किसी में रजिस्टर्ड हो जाइए और सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और जो भी चीज़ आप डेवलप करना चाहते हो वो आपको डेवलप करके दे देंगे। और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैं जिस संस्थान से हूँ, निस्बत पीछे लिखा हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, आप वहाँ पे कनेक्ट करो।
आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर आपको नहीं मालूम है तो जो भी हिंदुस्तान में जो भी इंस्टीट्यूट उसका पायनियर है या जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उससे हम आपको कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि निस्बत का MOU ऑलमोस्ट सारे जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट लाइक IIM, IIT, NIFT, NIFT, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनसे उनका टाई अप है। इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपके आसपास जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे आपको जरूर अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर मिलेगा। या तो आपको वो खुद गाइड कर देंगे, यदि वो खुद नहीं गाइड कर पा रहे तो वो आपको किसी ऐसे संस्था से कनेक्ट कर देंगे जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कल को मान लो आपको मन में आता है, वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, लेकिन आपको लगता है कि मुझे वेबसाइट बनानी, मुझे अपना ऐप बनाना है, मुझे इनको कनेक्ट करना है, एक प्रोसेस डेवलप करना चाहते हैं, तो आप किसी भी संस्था से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा चौथी चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए कि बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। कुछ स्कीम्स आपको मालूम होंगी, जैसे मुद्रा लोन। 10 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, मुद्रा लोन में अप्लाई करिए। कैसे अप्लाई करिए मैं भी बताऊंगा। आपको 50 लाख का तो लोन चाहिए, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP नाम आपने सुना होगा, उसमें अप्लाई कर दीजिए। ये स्कीम तो इतनी अच्छी है कि इसमें 33% की सब्सिडी भी मिलती है। मीन्स 10 लाख रुपए लिया तो 3.5 लाख रुपए वापस नहीं करना है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। चौथी स्कीम क्या है, सिर्फ महिलाओं के लिए है और OBC के लिए है। वो कौन सी स्कीम है? वो 1 करोड़ रुपए तक लोन देती है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, वो 1 करोड़ रुपए लोन देती है। और गवर्नमेंट ने जितनी भी हिंदुस्तान में शाखाएं हैं, ब्रांच हैं, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे नेशनलाइज बैंक हो, सबको कहा है कि 2 लोन तो इस स्कीम के अंदर आपको देना ही पड़ेगा। आप किसी भी जाओ कि सर स्टैंड अप इंडिया में मुझे लोन चाहिए, देगा। चौथी स्कीम है स्टार्टअप इंडिया। इसके अलावा बहुत से बैंकों की अपनी स्कीम्स हैं। तो ये कहना कि मैं पैसा नहीं अवेलेबल है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, लेकिन फ्रेंड्स उसके लिए आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपसे भी कोई पैसा मांगने आएगा। सपोज करो मैं आऊँ कि मैं प्रदीप कुमार अरोड़ा, 1 लाख रुपए मुझे चाहिए। आपको लगेगा चलो भाई निस्बत में सीनियर एडवाइज़र है, मारेगा तो नहीं, दे देते हैं। लेकिन उसके पहले भी आप पूछोगे रहते कहाँ हो, क्या करोगे, कब पैसा वापस करोगे, कितने दिन में वापस करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे वापस करोगे तो कितना दोगे, आप भी पूछोगे। और अगर मैं ये सारे जवाब आपको दे दूं और आपको एक कॉन्फिडेंस दिला दूं तो शायद आप मुझे आसानी से पैसा दे दो। अदरवाइज मुझे मना कर दोगे कि नहीं भाई मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको पैसे नहीं दूँ। तो क्या क्या सपोर्ट इकोसिस्टम है, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो आपको मालूम होना चाहिए कि उस फील्ड के स्टार्टअप कौन कौन है। आप उन स्टार्टअप से कनेक्ट करो अपने को, उनको बताओ कि देखो आप हमारे फील्ड में ही काम कर रहे हो लेकिन थोड़े से बड़े हो और हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस प्रोडक्ट को मार्केटिंग में, इस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में, इस प्रोडक्ट को सेल करने में हमारी मदद करो। और अब तो ऐसे ऐसे तरीके आ गए कि आपको बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको साहूकार के पास, साहूकार वर्ड तो हम नहीं यूज करते, इन्वेस्टर, उनके पास भी जाने की नहीं जरूरत है। जब आपका कल को बिजनेस बढ़ेगा, बैंक आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पाएगा तो आप कहाँ जाओगे? इन्वेस्टर के पास जाओगे। और अब ऐसे स्टार्टअप, मैं पूरा नाम आपको अगर आप कहोगे तो अभी दिखाऊंगा, ऐसे स्टार्टअप आ गए हैं जिनको आप कनेक्ट करो, वो आपको फंडिंग में भी मदद करेंगे, पैसा भी देते हैं, आपके प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं, आपके प्रोडक्ट को खरीदते भी हैं, आपके प्रोडक्ट को मार्केटिंग भी करते हैं। अब आपको उनसे नेगोशिएट करना है, वो कला आप में होनी चाहिए। आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है? मैं आपको अभी करीब पिछले साल एक मेला लगा था, निस्बत के द्वारा ट्रेनिंग दिया हुआ एक प्रोडक्ट वहाँ पे रखा हुआ था, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था। हम लोगों ने सोचा इस प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए और हम लोगों ने उसकी पैकेजिंग में सिर्फ इतना चेंज किया कि ट्रेंड बाय निस्बत, और वो बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, और उसी मेले में दूसरे दिन से उसके प्रोडक्ट बिकने लगे। मतलब उसके पास इतने प्रोडक्ट नहीं थे उसके बाद कि उसका बिक जाए। तो
क्यों नहीं आप ये टेक्निक यूज करते हैं? क्यों नहीं आप ट्राइब्स का, क्यों नहीं स्किल डेवलपमेंट का, क्यों नहीं किसी ऐसी संस्था के नाम को आप इस्तेमाल करते हो? इसके अलावा क्यों नहीं आप अपने प्रोडक्ट को, जैसे निस्बत का है, ट्राइब्स का है, इनकी वेबसाइट पे डिस्प्ले करते हो? क्यों नहीं अपने प्रोडक्ट को आप ई कॉमर्स के अच्छे प्लेटफॉर्म में, ONDC गवर्नमेंट का बनाया हुआ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उस पर करिए, कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन उसके लिए आपको जानकारी इकट्ठी करो। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि ये सारी जानकारी, एक चीज़ मैं और, जनरली क्या होता है कि आप किसी बैंक में गए, किसी ब्रांच मैनेजर के पास गए, उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, या एक बार उसने एक पेपर बताया, दोबारा गए, भीड़ बहुत थी, आप वापस चले आए। तीसरी बार आप गए, उसने कहा मुझे टाइम नहीं है, कल आना, कल गए, पता लगा मिला नहीं। कभी भी ब्रांच मत जाइए फ्रेंड्स, मेरा ये आपको निवेदन है। उससे दो फायदे, एक तो आपका टाइम बचता है, दूसरा ऑनलाइन गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, लेकिन अब ऑनलाइन आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी ऐसी इंस्टीट्यूट या किसी संस्था की आपको मदद लेनी पड़ेगी, और बहुत ही आसान है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा कि हमारा फॉर्म PMEGP स्कीम में बैंक में भरा जाए, इस 3 दिन के अंदर ही हम आपका फॉर्म वहाँ पे ऑनलाइन सबमिट करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन क्या है कि यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते हो, यदि आपका प्रपोजल 10 लाख के नीचे है, तो 2 हफ्ते में बैंक को सैंक्शन करना ही करना है। सैंक्शन करना ही है, मीन्स सैंक्शन भी कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। सैंक्शन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर सपोज करो उसने रिजेक्ट भी कर दिया, बैंक के मैनेजर के पास जाओगे, बोलेगा किस लिए, आप पूछो, उससे पूछते रहो किस लिए रिजेक्ट किया, नहीं बताएगा। वहां पे उसको लिख के देना है, उसने लिखा इस कारण से मैंने रिजेक्ट किया। अब आप देखो कि वो कारण क्या आप दूर कर सकते हो। जनरली बैंक का प्रपोजल रिजेक्ट क्यों होता है? बोलेगा बिजनेस प्लान नहीं दिया, बोलेगा प्रॉफिट नहीं आ रही, बोलेगा कस्टमर नहीं है, बोलेगा मार्केटिंग नहीं है। तो वो चीज़ें या तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, वो स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, वो कागज़ आप बनवा सकते हो, और आप रीसबमिट करोगे तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि वो आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दे। अगर आपका प्रपोजल 25 लाख तक है तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन 3 हफ्ते में करेगा, 25 लाख के ऊपर है तो 1 महीने तक का टाइम दिया गया। और आपको रिजेक्ट करता है तो आपके पास प्रूफ है कि सर देखिए, जिन्होंने जो भी कारण लिखा वो सारे मेरे पास हैं, फिर भी मेरा प्रपोजल, कहीं आपने कंप्लेन भी की तो वो आपके कारणों को वहाँ पे आपकी कोई मदद कर पाएगा कि आप बताओ कि जो आपने रिजेक्ट किया है वो किन कारणों से किया, वो सारे कारण जिनके पास है। उन्होंने सपोज करो लिखा टर्नओवर इनका 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं है, आपने मान लो उसमें लिखा हुआ है। अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो तो आप तुरंत दिखाओगे, प्रूफ है मेरे पास, फिर भी ये मना कर रहे हैं। और इसके अलावा आप कैसे अप्लाई करोगे ऑनलाइन? आप 2 चीज नोट करो, एक है 59 मिनट पोर्टल। 59 मिनट पोर्टल कभी गूगल करके देखना वर्कशॉप के बाद। आप विश्वास करते हो कि हिंदुस्तान में भी ऐसी चीजें होंगी कि मैं अप्लाई करूं और 59 मिनट में मेरा लोन प्रपोजल सैंक्शन हो जाए? आप में से कोई विश्वास करता है? अगर करता है तो हाथ उठाए। मुझे भी नहीं होता था जब तक मैंने ये पोर्टल नहीं देखा। 59 मिनट पोर्टल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिडबी द्वारा डेवलप किया पोर्टल है, और हर गवर्नमेंट बैंक के लिए ये बाइंडिंग है कि यदि आपने इस पर अप्लाई किया, जो पेपर आपने रिक्वायर्ड भरा हुआ है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से 59 मिनट के अंदर आपको वो सैंक्शन, प्रोविजनल सैंक्शन लेटर दे देंगे। और उस सैंक्शन लेटर को लेके आपको बैंक में जाना है। बैंक मैनेजर का काम अब सिर्फ इतना रह गया है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी चीज़ें आपने उसमें भरी है, उसको वेरीफाई करना कि आपने जो इन्फॉर्मेशन बताई है, जिसके बेसिस पे वो प्रोविजनल सैंक्शन आपको मिला है, वो सारी चीज़ें सही है। कि आपने लिखा मैं यहाँ रहता हूँ, वो आप रहते हो कि नहीं। आपने लिखा मेरी सेल 1 लाख रुपए पर मंथ की है, वो है कि नहीं। आपने लिखा मैं हर साल 2 लाख इनकम टैक्स देता हूँ, वो है कि नहीं। आपने GST रजिस्ट्रेशन किया है, वो GST रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। आधार उद्यमिता में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। सिर्फ अगर वो रिजेक्ट कर सकता है तो सिर्फ एक ही कारण है कि वो आपकी इंटीग्रिटी को डाउटफुल कर दे।
और फ्रेंड्स, किसी के लिए भी ये प्रूव करना है कि आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है बहुत मुश्किल है, अनलेस आपके ऊपर कोई केस ना हो, किसी भी केस में आप कोई आपको पनिशमेंट ना हुई हो, कोई भी ऐसी चीज़। और उससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, आजकल क्या था, पहले बैंकों में क्या था, हम अच्छा सा बिजनेस प्लान बनाते थे, स्किल के हम मास्टर हैं, मेरा काम बहुत अच्छा है, उसमें मुझे कोई काट नहीं सकता। मैंने थोड़ी सी फाइनेंशियल भी सीख ली और बैंक गए और बैंक मैनेजर को बोला कि भाई लोन चाहिए। लेकिन अब पहले बैंक मैनेजर पेपर्स देखता था, अब बैंक मैनेजर पहले पेपर नहीं देखता। जैसे ही आप बैंक जाते हो, बैंक सबसे पहली चीज़ क्या देखता है, आपका आधार भी नहीं देखेगा, आपके पास अकाउंट है भी नहीं वो भी नहीं देखेगा। वो क्या बोलेगा, सिविल स्कोर आपको अपना मालूम है? आप बोलोगे नहीं। अच्छा नहीं मालूम, कोई बात नहीं, अपना पैन कार्ड बताओ। पैन नंबर जैसे आपने बताया, उसने अपने सिस्टम में डाला और देखा कि अरे ये तो इसका सिविल स्कोर 500 है। आप कुछ भी कहते रहो उसमें, मतलब उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी आके बैठ जाए या कोई भी इन्फ्लुएंशियल पीपल भी आके बैठ जाए तो बैंक की गाइडलाइन है कि लोन नहीं देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल क्या होता है अब आपको मालूम होना चाहिए। ये मैंडेटरी है हिंदुस्तान में, ये मैंडेटरी है हिंदुस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से कि जितने भी बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, स्मॉल बैंक हो, डिपॉजिट बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, सबको जिसने भी लोन लिया है उसकी सारी, या क्रेडिट कार्ड लिया है, सारी इंफॉर्मेशन उसको क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को हर महीने देनी होती है। और कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, जिसके बेसिस पे वो हर इंडिविजुअल को रेट कर देते हैं। जैसे मैं मान लीजिए पीकेआर हो रहा हूँ, अब हर महीने मेरी इंफॉर्मेशन जा रही है और उस हिसाब से वो हमें स्केल करते हैं और 300 से 900 के बीच में हमें नंबर देते हैं। नंबर कैसे देते हैं, मान लीजिए मैंने क्रेडिट कार्ड कहीं से लिया हुआ है, मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए है, मेरी ड्यू डेट 13 तारीख को है, मैं महीने भर उसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो देखता है कि 13 तारीख को मिस्टर अरोड़ा ने जो ड्यू अमाउंट था वो पैसा जमा किया या नहीं किया, नहीं जमा किया, नंबर घटा दिया। दूसरा देखता है क्रेडिट कार्ड लिया है, हर समय 3 लाख की लिमिट है, हर समय 3 ही लाख इसका रहता है, कभी नीचे जाता ही नहीं इसका बैलेंस। उसने क्या किया, क्रेडिट रेटिंग घटा दी। भाई मेरी 3 लाख की लिमिट सैंक्शन है तो मैं क्यों नहीं यूज करूं। लेकिन वो ये समझता है कि ये बंदा क्रेडिट हंग्री पीपुल है, इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, इनकम इसकी कम है कि ये अपने बैलेंस को कभी नीचे ला ही नहीं पाता। दूसरा, सपोज करो मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मुझे हर महीने की 30 तारीख को 1 तारीख को सैलरी मिलती है और मैंने कार लोन और हाउसिंग लोन लेके रखा है और मुझे जानकारी नहीं, जैसा सबके साथ करीब करीब होता है। जनरली जब बैंक से आप कोई भी लोन सैंक्शन कराते हो तो वो लिखते हैं कि इस महीने की अंत की तारीख डालते हैं कि 30 तारीख को इतनी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट आपको पे करना है। अब सैलरी मिलती है 1 महीने को, 1 तारीख को, 30 को कहाँ से दे देंगे। 2 तारीख को, 5 तारीख को मैं रेगुलर अपनी सैलरी से इंस्टॉलमेंट कार की और हाउसिंग लोन की भेज रहा हूँ। वहाँ क्या हो रहा है, मेरा क्रेडिट स्कोर, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। जैसे ही मुझे जानकारी होगी मैं क्या करूँगा, बैंक जाऊँगा, बोलूँगा सर आपने 30 तारीख लिखी है, मेरी सैलरी 5 तारीख को मिलती है, मैं 5 के बाद ही जमा कर रहा हूँ, काइंडली इसको 30 को काट के 5 कर दिए। जैसे उसने अपने सिस्टम में 5 चढ़ाया, हमारा क्रेडिट स्कोर फिर ऊपर जाने लगा। इसी तरह से मान लीजिए मैं लोन लेने जा रहा था या मेरा बेटा लोन लेने गया, बोला पापा आप मेरी गारंटी ले लो, बैंक वाले 2 गारंटी मांग रहे हैं। मैंने गारंटी पेपर पे दस्तखत कर दी, भूल गया, उसका बिजनेस नहीं चल रहा था, उसने कार लोन लिया, हाउसिंग लोन लिया, वो इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कर रहा, डिफॉल्ट उसका हो रहा है, लेकिन डिफॉल्टर की लिस्ट में मैं भी हूँ, इसलिए मेरा भी क्रेडिट स्कोर कम हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है आपको जाना। और आजकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंकों का नियम है कि यदि 700 से कम आपका सिविल स्कोर है, जिसने कोई लोन लिया उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें खाली एक आता है कि एक क्रेडिट लोन नहीं लिया, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कहीं से भी कोई लोन लिया है तो बैंक जाने के पहले, या अगर किसी ने कोई लोन लिया है
और लिमिट को बढ़ाना चाहता है, मान लीजिए अभी 2 लाख की उसकी लिमिट है, काम उसका बढ़ गया 5 लाख करना चाहता है, तो 5 लाख रुपए करने के लिए बैंक जाएगा। तो फर्स्ट वो क्या करेंगे, आपका सिविल स्कोर चेक करेंगे। और आजकल जो गाइडलाइन है वो ये कि अगर 700 से कम आपका क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है, तो कोई भी आपको लोन नहीं देगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल मैं और देता हूँ कि लीगल एंटिटी के बारे में। जैसे मैंने कहा ना कि प्रोप्राइटरशिप अकाउंट आपको बनाना है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए। सपोज करो मैं एक नया बिजनेसमैन, अभी मैंने पार्टनरशिप की तो बात ही नहीं की, सेल्फ हेल्प ग्रुप की तो बात ही नहीं की, मैं अपना नया बिजनेस करने के लिए गया। मैंने सुना था इस वर्कशॉप में, मैंने सुना कि भाई जाओ प्रोप्राइटरशिप सिंपलेस्ट फॉर्म द अकाउंट खोल दो। दूसरे अकाउंट के बारे में नहीं मालूम कि एक 1% कंपनी भी हम बना सकते हैं। मैं गया प्रोप्राइटरशिप में अकाउंट खोल दिया। सपोज करो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, कल को मेरी डेथ हो गई, मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होगा मेरे लीगल हेयर्स में। यू हैव टू डिसॉल्व दैट फॉर्म, देन ओनली योर बिजनेस विल बी ट्रांसफर टू योर लीगल हेयर। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो साल के अंत में मुझे 20 लाख रुपए का फायदा हुआ। अब अगर मैंने प्रोप्राइटरशिप अकाउंट खोला हुआ है तो क्या होगा, 20 लाख रुपए के हिसाब से जो हमारा स्लैब है 30% का सपोज करो इनकम टैक्स है, तो हमें कितना देना पड़ेगा, 20% पूरे कमाई का। लेकिन हमने 1% कंपनी बना दिया, वही बिजनेस कर रहे हैं, अब हमको कारपोरेट टैक्स देना है। वो इंडिया में क्या है 15.5%, तो 15% हमने बचा लिया। लेकिन अभी आपको उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आप अपना सिंपली जो सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट खोलिए, और उसके बाद अगर कोई आपको फर्दर एक्सपर्टाइज की जरूरत है तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया मैं अब समअप कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन लूँगा। पहली चीज़ कि आपके पास कभी भी कोई आइडिया अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, मार्केटिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए, या कोई नई डिज़ाइन डेवलप करने के लिए, मीन्स कोई भी आपको आइडिया आता है या कोई प्रोसेस आप बनाना चाहते हैं जिसके लिए आप चाहते हो कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सी एजेंसी हैं जो आपको हेल्प के लिए तैयार बैठी हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर। मैंने बताया सरकारी भी हैं, जितने अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं वो रन कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में है। कुछ नहीं मिलता तो अटल इनोवेशन सेंटर पे आप चले जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सिलेक्शन ऑफ लीगल एंटिटी। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको बैंक में एक अकाउंट खोलना है। बैंक में अकाउंट खोलने के बाद ही आप कोई लीगल बिजनेस कर सकते हो, और वो अकाउंट अभी आपके लिए प्रोप्राइटरशिप इज़ द सफिशिएंट। उसके लिए पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपका पर्सनल पैन कार्ड मीन्स आपके नाम का पैन कार्ड, जैसे आप दिखाओगे बैंक में आपका अकाउंट खुल जाएगा। तीसरा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी बैंक आप जाओगे तो बैंक का प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज़ क्या है, बैंक कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मांगेंगे यदि अकाउंट खोलना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे यदि आपको बिजनेस करना है। जैसा मैंने बताया कि जो भी क्वेश्चन वो जनरली पूछते हैं वो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि भाई कितना लोन चाहिए, टर्म लोन कितना चाहिए, वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, और टर्म लोन वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने भी आपको सुना। इसके अलावा कौन कौन से सपोर्ट इकोसिस्टम, कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट की 4 या 5 स्कीम्स थी वो मैंने आपको बता दी। और आपके ट्रेड से रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पे आप जाओ। मान लो आप ट्राइबल से काम कर रहे हो तो ट्राइबल मिनिस्ट्री की साइट पे जाओ, जितनी भी इनसे रिलेटेड, चाहे वो सब्सिडी की स्कीम हो, चाहे PLI की स्कीम हो, या आपको सपोर्ट करने की सारी स्कीमें वहाँ पे लिखी हुई हैं, आप वहाँ जाके उनको पढ़ सकते हो। इसके अलावा यदि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो कोलेट्रल सिक्योरिटी 5 करोड़ तक, 10 लाख तक तो बिल्कुल नहीं, 5 करोड़ तक अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो गवर्नमेंट का सपोर्ट आपके साथ है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे विराम देता हूँ, और उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया है वो उससे कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यदि फर्दर कभी भी आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो 3 दिन हमारे इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर्स आपके साथ हैं, आप उनको अपनी प्रॉब्लम लिखा सकते हो, या कभी भी आप निस्बत आ सकते हो अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, या अगर आप कहीं बहुत दूर रहते हो
तो निस्बत में सिर्फ आपको एक मेल करने की ज़रूरत है, जो भी आपकी क्वेरी या जो भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है वो आपको निस्बत द्वारा प्रदान की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता हो